चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे मौलिक कर्तव्य पर। भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकार की चर्चा की गई है और भाग 4 में राज्य के कर्तव्य की चर्चा की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। और भाग 4 क में नागरिकों के कर्तव्य की चर्चा की गई है। ठीक है, कर्तव्य का तात्पर्य क्या होता है? दायित्व, अंग्रेजी में ड्यूटी कहा जाता है इसको। ठीक है, दायित्व जो आपको करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। कर्तव्य होता है, स्वयं के प्रति भी कर्तव्य होता है। शरीर को स्वस्थ रखे, ऐसे पदार्थों का सेवन न करे जिससे शरीर को क्षति पहुंचती है, ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, समाज के प्रति कर्तव्य, परिवार के प्रति कर्तव्य, नागरिक होने के नाते राष्ट्र के प्रति कर्तव्य। ठीक है, और अगर कर्तव्य के प्रति आप सचेत नहीं रहते हैं, जागरूक नहीं रहते हैं, तो अधिकार आपका छिन्न भिन्न हो जाएगा। जैसे आप बड़े छोटे भाई पर अधिकार जताइएगा तो इसके लिए जरूरी है कि छोटे भाई के प्रति आपका बड़प्पन का कर्तव्य होना चाहिए, बड़े भाई के की तरह कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, राम अच्छे थे इसलिए उनका छोटा भाई लक्ष्मण भी राम के अनुयायी बने। ठीक है, तो कर्तव्य और अधिकार क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप अधिकार चाहते हैं तो कर्तव्य के प्रति भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर देश के नागरिक हैं आप, नागरिकों के अधिकार है, आप अधिकार का उपभोग कर रहे हैं, तो देश के प्रति कर्तव्य का भी पालन करना पड़ेगा। अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कीजिएगा तो देश छिन्न भिन्न हो जाएगा, तो आपके अधिकार भी खत्म हो जाएंगे। तो अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मूल रूप से भारतीय संविधान में अधिकार की चर्चा थी, भाग 3 में मूल अधिकार की, लेकिन मौलिक कर्तव्य की चर्चा नहीं थी। लेकिन बाद में यह महसूस किया गया कि मौलिक कर्तव्य की चर्चा संविधान में होनी चाहिए ताकि लोगों में मौलिक कर्तव्य के प्रति जागरूकता हो, देश और समाज के प्रति क्या कर्तव्य है उसके प्रति जागरूकता हो। और इसलिए सरदार स्वर्ण सिंह 1976 में संवैधानिक सुधारों के लिए गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों के अनुरूप 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 क में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और इसके बाद आप सभी जानते होंगे 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? 11। ठीक है, अब मौलिक कर्तव्य है क्या, कौन कौन से हैं वो देखिए। यहाँ पर वर्गीकरण मैंने कर दिया है, मौलिक कर्तव्यों को 3 भागों में बांट दिया है। राजनीतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य और प्राकृतिक एवं सार्वजनिक संसाधनों के प्रति कर्तव्य। ठीक है, अब इसमें आइए, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि क्या कर्तव्य होगा? राजनीतिक 3 भागों में मैंने बांट दिया है। राजनीतिक कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ठीक है, क्या है? पहला, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थानों और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। संविधान का पालन करे क्यों? क्योंकि संविधान हमने खुद बनाया है, नागरिकों के द्वारा संविधान बनाया गया, जनप्रतिनिधियों ने ही संविधान बनाया है ना। प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग अंगीकृत अधिनियमित आत्म अर्पित करते हैं। किसके बारे में कहा गया है? संविधान के बारे में। संविधान को स्वीकार करने की तिथि भी प्रस्तावना में है। ये संविधान जो है वो हमारी संप्रभुता का प्रतीक। अगर हम संविधान का पालन नहीं करेंगे तो फिर देश, समाज, सब कुछ क्या हो जाएगा? छिन्न भिन्न हो जाएगा। हमारी संप्रभुता सुरक्षित नहीं रहेगी। और उसके आदर्श, संविधान के जो आदर्श हैं, आदर्श क्या है? प्रस्तावना में ही आदर्श दे दिया गया है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व आदर्श है ना, पंथनिरपेक्षता। संस्थानों, संविधान में संस्थान है, संस्थानों की चर्चा है। संस्था मतलब क्या? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब जो है। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज के प्रति क्या कर्तव्य है हमारा? हम डील कर रहे हैं, एक बढ़िया से सुनिए। राष्ट्रध्वज जो है 140 करोड़ व्यक्ति के शान का, गौरव का, पहचान का प्रतीक। क्या है? आन बान शान पहचान का प्रतीक है। कौन? राष्ट्रध्वज। तो राष्ट्रध्वज के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है नहीं, उसका सम्मान करें। राष्ट्रगान हमारी सामूहिक भावना की अभिव्यक्ति है। इसमें राष्ट्रगान में इसके प्रति सम्मान जरूरी है। दूसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। भारत की संप्रभुता, भारत का मतलब क्या? 140 करोड़ जो आबादी है, ठीक है,
तो उसकी संप्रभुता की रक्षा कौन करेगा? हम ही करेंगे ना। कहा जाता है प्रत्येक नागरिक बिना वर्दी का सैनिक है, चाहे वह वर्दी में हो या नहीं हो। समझ आई बात? एक फिल्म में दिखाया गया है, एक साधारण व्यक्ति है, वह कई सेना और पुलिस के लोगों पर भारी पड़ता है, और लास्ट में उस फिल्म के एंड में लिखा गया है प्रत्येक व्यक्ति बिना वर्दी का पुलिस है, बिना वर्दी का सैनिक है। किस मायने में? देश और समाज की रक्षा के लिए। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? देश और समाज की रक्षा के लिए वर्दी की जरूरत नहीं है, ठीक है? वो आप में भावना होनी चाहिए, और भावना नहीं है तो वर्दी मिलने के बाद भी आप रक्षा नहीं कीजिएगा, क्या कीजिएगा? शोषण कीजिएगा। समझ भाई बात? और कर्तव्य के पीछे क्या कहा जाता है? कर्तव्य के पीछे कानूनी शक्ति से ज्यादा क्या कौन सी शक्ति होती है? नैतिक शक्ति होती है। तो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, ठीक है? नैतिक कर्तव्य क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। क्या था उच्च आदर्श भाई? हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श क्या थे, जिसको कहा गया हृदय में संजोए रखे? देशभक्ति, जो भरा नहीं भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, ठीक है? तो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए क्या? बलिदान। किसके लिए? देश के लिए। न्योछावर सर्वस्व किसके लिए? ठीक है? जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान यही हर्ष, न्योछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, ठीक है? तो ये राष्ट्रीय आंदोलन का था। किसके लिए? देश और समाज के लिए। उत्सर्ग करना पड़े, बलिदान करना पड़े तो करेंगे। 11 वर्ष के खुदीराम बोस फांसी पर हंसते हंसते खेल गए। अपनी मां को अंतिम समय में क्या कहा? ठीक है, तुम रो नहीं, तुम्हारा बेटा शहीद हुआ है, और हंस हंस कर विदाई दो। एक बंगाली में गाना है, हंसी हंसी देहु विदाई मां। 11 वर्ष के बच्चे में वो देशभक्ति की प्रेरणा थी। इसलिए तो कहा गया राष्ट्रीय आंदोलन में जो है आदर्श है उसको संजोए रखें, ठीक है? भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर झेल गए। गांधी जी ने अपना सर्वस्व त्याग किया। बड़े बड़े नेताओं ने, सरदार पटेल हो, जवाहरलाल नेहरू हो, भीमराव अम्बेडकर हो, अपने सुख को, अपने स्वास्थ्य को त्याग कर अपने जीवन को उन्होंने क्या कर दिया? देश और समाज के लिए बलिदान कर दिया। तो उसको ये रखे। क्या था? अहिंसा था हमारा आदर्श, ठीक है? लेकिन जरूरत पड़े तो हिंसा भी, ठीक है? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, ठीक है? अहिंसा। उसके बाद सेवा, त्याग, ये सब हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का आदर्श था, ठीक है? इसको हृदय में संजोए रखें, उसका पालन करें, ठीक है? क्यों? क्योंकि अहिंसा, बलिदान, न्योछावर, सेवा, त्याग, समर्पण के बल पर ही हमें आजादी मिली, और उस आजादी को सुरक्षित रखना है। इन्हीं आदर्शों के सहारे वो आजादी सुरक्षित रह सकती है ना? सब लुटेरे हो जाए तो फिर कैसे सुरक्षित रहेगी आजादी, ठीक है? देश हमारा क्यों गुलाम हुआ? देश के प्रति जागरूकता, बलिदान, न्योछावर की भावना खत्म होने लगी थी, राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, ठीक है? राष्ट्रवाद हमारा आदर्श था राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है? किसी भी कीमत पर देश को आजाद रखना है, और सरदार पटेल ने क्या किया? पूरे देश का एकीकरण किया, ठीक? उसके बाद देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अब यहाँ पर देखिएगा, मूल कर्तव्य की जब आलोचना करेंगे तो वहां बताएंगे यहाँ क्या है? संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। क्या है? दोहराव है। मूल कर्तव्य की आलोचना में कहा जाता है, मतलब मूल कर्तव्य की आलोचना नहीं, मूल कर्तव्य का जो लिखा गया उसमें आलोचना किया जाता है कि दोहराव है, एक ही बात को दोहराया गया है। समझ में आ रही बात? जैसे यहाँ पर देखें, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, मतलब देश की रक्षा करें। मैंने अभी कुछ ही देर पहले कहा, क्या प्रत्येक व्यक्ति क्या है? बिना वर्दी का सैनिक है, बिना वर्दी का पुलिस है। देश की रक्षा करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य, ठीक है? और आह्वान के, सरकार जब आह्वान करे समय आने पर तो देश की सेवा करे। जैसे इजराइल में क्या है? इजराइल छोटा सा देश है, लेकिन अपने चारों ओर दुश्मन देश से लड़ते हुए अपने अस्तित्व को मजबूती से खड़ा किए हुए, क्योंकि वहां का प्रत्येक नागरिक क्या है? सैनिक है। प्रत्येक नागरिक के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है वहां,
ठीक है। अब भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये मूल कर्तव्य इसलिए दिया गया कि समरसता नहीं है, समान भ्रातृत्व नहीं है, तो देश की अखंडता, एकता क्या हो जाएगी, खत्म हो सकती है। ठीक है। उसके बाद हमारे देश में धर्म, भाषा, प्रदेश, रंग, जाति, नस्ल, अनेक आधार पर विविधता है। विविधता है, उसमें एकता लाने के लिए समरसता और समान भ्रातृत्व की, भाईचारा की भावना का विकास करना, बना अपने हृदय में रखना बहुत ही जरूरी है। समरसता मतलब समान भाईचारा, ठीक है। समरसता और समान भ्रातृत्व लगभग एक जैसा, सबको समान देखना, सभी के साथ समान व्यवहार, किसी तरह का भेदभाव नहीं करना, ठीक है। समरसता मतलब दूसरे के की भावनाओं का, दूसरे के पंथ का, संप्रदाय का, धर्म का, क्षेत्र का सम्मान करना, ठीक है। भेदभाव नहीं करना, कट्टरता नहीं रखना, ये समरसता हुआ। और हमारे देश में चूंकि भेदभाव होता था, इसलिए ये कर्तव्य रखा गया, होता था ना, जाति के आधार पर। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारे यहाँ वो थी बहुत सारी प्रथा है स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध। आधी आबादी को लोग क्या किए थे, घर के चौखट के अंदर सीमित कर दिए थे। तो जिस देश की आधी आबादी चौखट के अंदर हो और शेष आधी आबादी में जाति के आधार पर विभाजन हो, तो वो देश क्या ज्यादा दिनों तक आजाद रह सकता है। तो जैसे सती प्रथा है, दहेज प्रथा है, पर्दा प्रथा है, ठीक है। स्त्रियों के बारे में कहा जाता है कि जन्म, गर्भ से लेकर कब्र तक प्रथा ही प्रथा है। जब गर्भ में रहती है तो समाज कहता है इसको जन्म नहीं लेने देंगे, भ्रूण परीक्षण होता है, अगर बेटी है तो गई काम से। और जन्म लेने के बाद शिशु बलि की प्रथा थी हमारे यहाँ, ठीक है। उसके बाद जब बड़ी हुई तो लालन पालन में भेदभाव, बाल विवाह, अधेड़ उम्र के पुरुष से भी कम उम्र की बच्चियों का विवाह हो जाता है, ठीक है। पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, ठीक है। तो उसके ये मतलब, और मरने के समय भी, उसके बाद भी पति चले गए तो आपको भी जिंदा नहीं रहना है, आप भी उनके साथ जाइए वहां पर साथ निभाने के लिए। कहाँ है, ऊपर परलोक में, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, ठीक है। हाँ, LIC, ये 7 जन्म का LIC। तो ये स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, जो भी प्रथा है उनका त्याग करें। क्लियर है। अब हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। अब सामाजिक संस्कृति और समरसता, समान भ्रातृत्व लगभग एक जैसा है। सामाजिक संस्कृति का मतलब हुआ, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट कल्चर। कहा जाता है एक तारिक फतेह थे, पाकिस्तान के थे और भारत में बहुत दिनों तक वे रहे, भारतीय संस्कृति से बहुत लगाव था। वे मानते थे कि हम मूलतः भारतीय हैं, उनका मानना था। और वे कहते थे कि पूरी दुनिया अगर मर जाए, केवल भारत जिंदा रहे तो दुनिया बच जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यह कि पूरी दुनिया की जितनी संस्कृतियां हैं भारत में मौजूद है, सभी सुरक्षित रहेगी। यहाँ मंदिर के घंटे भी बजते हैं, मस्जिद की अजान भी, एक ही मोहल्ला में, चर्च का, सिख गुरुद्वारा का, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी बचा है अब तक नामो निशा हमारा। इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ सामाजिक संस्कृति है और हजारों साल से चली आ रही है। पारसी धर्म का मूल कहाँ था, ईरान। ईरान से पारसी धर्म सफाया हो गया, लेकिन भारत में आज भी सुरक्षित। और पारसी समुदाय से ही थे सैम मानेकशॉ, ठीक है। शायद ही कोई ऐसा सैनिक हुआ हो जिन्होंने सैम मानेकशॉ की तरह भारत की सेवा की हो। भारत की रक्षा में उनका बहुत बड़ा योगदान, भारत की प्रतिरक्षा। तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। सामाजिक संस्कृति समझ गए, विविधता जो हमारे यहाँ है, कंपोजिट कल्चर हमारे यहाँ, कई तरह की संस्कृतियां हैं। ऐसा नहीं कि पूरे देश में केवल चर्च ही चर्च है, पूरे देश में केवल मस्जिद ही मस्जिद है, खाली मंदिर ही मंदिर है, मंदिर के बगल में ही मस्जिद है कि नहीं। तो सामाजिक संस्कृति इसी को कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन। अब यह सामाजिक संस्कृति है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मानववाद है, ज्ञानार्जन है। तो मूल कर्तव्य की जब आलोचना करेंगे तो उसमें ये बताएंगे कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं
जिसको आम आदमी समझ नहीं सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण आम आदमी, साधारण आदमी जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो वो नहीं समझ सकता है। ठीक है, अस्पष्टता एक या साधारण ये साधारण शब्दों का जो है अभाव है, जन साधारण के लिए जो सरलता का अभाव है, आम आदमी नहीं ना समझेगा। आप तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा पढ़े लिखे तो सामाजिक संस्कृति समझिएगा, समरसता समझिएगा, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझिएगा, मानववाद समझिएगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो अभी भी हमारे यहाँ तो बहुत लोग निरक्षर है ना। इसलिए कहा जाता है कि कुल कर्तव्य की भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए जो कोई भी समझ सके। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब सीधा कि किसी भी बात को, किसी भी तथ्य को तर्क, विवेक और प्रमाण के आधार पर स्वीकार करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण हुआ। ठीक है, जैसे जातिवाद, जातिवाद वैज्ञानिक है? नहीं है। उसमें जो ऊंच नीच का भेदभाव वैज्ञानिक नहीं है, उसका कोई तर्क नहीं है। मानववाद मतलब मनुष्य को बीच में रखकर, केंद्र में रखकर तमाम तरह के बातों को रेखांकित करना, प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज, सभी के केंद्र में कौन हो? मनुष्य हो, वो नहीं जो दिखता नहीं है। ठीक है, ये कृष्ण बिहारी नूर है जो कहते हैं जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं और जुर्म क्या है पता ही नहीं। नहीं समझे? जितना कुछ लोग कर रहे हैं भर दिन रात, सब किसके लिए? जिंदगी मिली है इसलिए। तो ये जिंदगी किसी ने दी कि सजा दे दिया? ठीक, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं और जुर्म क्या है पता ही नहीं। लंबा है ये, जहां जैसा प्रसंग है वहां हम बताते हैं। बहुत अच्छी शायरी इसमें की गई है। एक जगह यहाँ पर है कि जिसके कारण होते हैं दंगे फसाद, जिसके कारण होते हैं दंगे फसाद, उसका कोई अता पता ही नहीं। नहीं समझे? तो जिसके कारण होते मतलब ऊपर वाला ईश्वर, ईश्वर के बारे में जानते ही नहीं है, कैसा है नहीं है। अपने मन में धारणा बना लिए कि ये है, वो है, जन्नत है, स्वर्ग है, जहन्नम है, सब बैठा हुआ है ऊपर में, ये वो, ठीक है, उसी के लिए जीना है, मरना है। मानववाद कहता नहीं, मनुष्य को फोकस में रखे हम उसी प्रथाओं को मानेंगे, उन्हीं प्रथाओं को मानेंगे, उन्हीं रिवाजों को मानेंगे, उन्हीं बातों को मानेंगे। ठीक है, उन्हीं तथ्यों को स्वीकार करेंगे जो मनुष्य के हित में है, उसी को अच्छा कहेंगे, और जो मनुष्य के अहित में है उसको बुरा कहेंगे। समझ आई बात? मानववाद ये कहता है सुधार की भावना का विकास करे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। पहला दो जो था वो राजनीतिक कर्तव्य था, उसके बाद चल रहा है ये सब नैतिक कर्तव्य। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से भी आप आगे बढ़िए और सामूहिक रूप से भी आगे बढ़िए, और सभी लोग बढ़ेंगे तो क्या हुआ? देश आगे बढ़ेगा। ज्ञानार्जन मतलब ज्ञान अर्जित करना, अधिक से अधिक आप पढ़िए, ज्ञान अर्जित कीजिए। ठीक है, ज्ञान तरह तरह के होते हैं, ज्ञान की कई विधाएं हैं। विधाएं हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, साइंस में भी बहुत सारा है, हिस्ट्री में भी बहुत सारा है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, ठीक है, यूरोप। तो ये सब ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना। व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। और माता पिता अथवा अभिभावक हो तो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये अनुच्छेद 21A में दिया गया। अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकार के रूप में संशोधन करके दिया गया, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 21A जो रह गया उधर, और यहाँ मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कायदे से यही है। ठीक है, यहाँ तो 3 श्रेणी में बांटे हैं ना, राजनीतिक, नैतिक और प्राकृतिक से संबंधित 3। लेकिन अगर 11वां पूछेगा कौन सा है, तो माता पिता अथवा अभिभावक हो तो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अवसर दे। क्लियर है? और तीसरा जो है वर्गीकरण, वो प्राकृतिक एवं सार्वजनिक संपदा से संबंधित कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। हिंसा पर जोर, यानी अहिंसा पर जोर दिया गया। और सार्वजनिक संपत्ति हमारे हित के लिए है ना। ठीक है, अब ये कहिएगा सार्वजनिक संपत्ति सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने घर में होती है? वो गलत है कंसेप्ट। ठीक है, हाँ, इसलिए कहा गया तोड़ फोड़ कर लेते हैं ट्रेन का। तो ट्रेन में जो मतलब तोड़ फोड़ करते हैं, तो तोड़ फोड़ से नुकसान किसको होता है? ट्रेन किसकी है? किसी पार्टी की है या किसी पीएम सीएम की है? वो तो हमारा है। ट्रेन को जो नुकसान हुआ वो पब्लिक का नुकसान हुआ। फिर वो टैक्स के द्वारा बनेगा फिर से, और टैक्स किस पर?
किससे लिया जाएगा? पब्लिक से ही लिया जाएगा। तो ये 11 मौलिक कर्तव्य है। जब मौलिक कर्तव्य लिखना हो तो ये शुरू में लिख दीजिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह ये करे, ये करे, ये करे, ये करे, 11। ठीक है, क्लियर है? सभी का डील किया है मैंने। अगर कहा जाएगा 11 मौलिक कर्तव्यों की चर्चा करते हुए इसका विश्लेषण कीजिए, तो जो डील किया है मैंने वो डील कीजिए। क्लियर है? अगर दे दिया जाए भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्य निबंध में, तब जैसा मैंने कहा है, जो चीज कहा है, शायरी और जिंदगी से बड़ी कोई, जिसके कारण होते हैं दंगा फसाद उसका कोई अता पता ही नहीं, देशभक्त वीरों देश की बेदी पर मरना होगा, मतलब जो शायरी कविता वगैरह वो दे के इसको डील कीजिएगा। अब बाकी पीडीएफ में भी तो है ही, क्या बोले, जिसके कारण होते हैं दंगा फसाद उसका कोई अता पता ही नहीं, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, धन के हाथों बिके है सब कानून, अब तो किसी जुर्म की सजा ही नहीं। मतलब कोई भी जुर्म करो और पैसा के आधार पर अपने पक्ष में न्याय करवा लीजिए, जो भी झूठा जो गवाह है उसको बैठा दीजिए जो आपके विरोध में है। खैर चलिए हटिए, अब मूल कर्तव्य का समझ गए क्या है। संक्षेप में कहा जाए तो मूल कर्तव्य को अगर संक्षेप में कहा जाए, एक लाइन में कहा जाए, एक सेंटेंस में कहा जाए तो क्या है? सुनिए सुनिए, अगर एक सेंटेंस में कहा जाए तो ये देश के प्रत्येक नागरिक का देश, समाज, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति कर्तव्य को रेखांकित करता है। यही ना है? क्या क्या और थोड़ा सा विस्तार दीजिएगा। यह प्रत्येक मौलिक कर्तव्य में प्रत्येक नागरिक का राष्ट्र, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, समाज, प्रकृति, पर्यावरण, वन्य जीवन के प्रति दायित्व को रेखांकित किया गया है, दायित्व का वर्णन किया। यही ना है? पूरे में क्या है? यही ना है? क्लियर है? ठीक, अगर कहा जाए कि 2 लाइन में लिखिए, 2 सेंटेंस में, तो क्या लिखिएगा बताइए कोई? पूरे मौलिक कर्तव्य को, 11 मौलिक कर्तव्य को संक्षेप लिखना हो तो प्रत्येक नागरिक का भारतीय संविधान, राष्ट्र, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, देश की प्रकृति, देश के पर्यावरण, देश के वन्य जीवन, प्राकृतिक ये सार्वजनिक संपत्ति, स्त्रियों के प्रति दायित्व का, हाँ संस्कृति में आ गया, दायित्व के निर्वहन की रूपरेखा वर्णित है। ठीक है, अब ये जो कर्तव्य है क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रवाद कमजोर होने लगा देश के प्रति। जब हमारा देश जब आजाद हुआ, आजादी से पहले राष्ट्रवाद बहुत प्रबल था, देश के लिए लोग मरने जीने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे जैसे वो आजादी के लिए लड़ने वाली पीढ़ी जैसे जैसे खत्म होती गई, नई पीढ़ी तो देखा नहीं था कि कैसी आजादी मिली, तो देश के लिए बजाय, देश के लिए सोचने के बजाय स्वयं के लिए सोचना आरंभ कर दिया। देश जाए, ठीक है, व्यक्ति हित और देश हित में टकराव हो तो किसको वरीयता देना है? वर्तमान में जो प्रवृत्ति है देश को, लेकिन लोग देते हैं किसको? व्यक्ति हित को। मान लीजिए कोई रिश्वत लेता है, बेईमानी करता है, घोटाला करता है, तो उसने व्यक्ति हित और देश हित में किसको वरीयता दिया? व्यक्ति हित को वरीयता दिया। इसलिए मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जरूरी था। क्यों? क्योंकि हमारी कमजोर होती राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए भारतीय ये क्यों जरूरी था? क्योंकि भारतीय संस्कृति में व्याप्त रूढ़िवादिता, जैसे जातिवाद था, संप्रदायवाद है ना, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसलिए मौलिक कर्तव्य में लिखा गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कीजिए, समरसता, समान भ्रातृत्व पर जोर देना है। विदेशी संस्थाओं, मान लीजिए विदेशी पाकिस्तान की या चाइना की जो गुप्तचर एजेंसी है, जो हमारे देश में क्या करती है? हमारे देश को अस्थिर करने का प्रयास करती है, दंगा फसाद करवाने का प्रयास करती है। उस समय लोग भूल जाते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हम मुसलमान नहीं है, हम क्या है? सबसे पहले क्या है? भारतीय है। ये भूल जाते हैं और हिंदू मुसलमान बनकर आपस में लड़ने लगे। इसलिए जरूरी था। क्षेत्रवाद हमारे यहाँ है, देश को विभाजित करने के लिए, जातिवाद, संप्रदायवाद को कमजोर कर राष्ट्रवाद को मजबूत बनाने के लिए, देशवासियों को सामाजिक आर्थिक दायित्व के प्रति सचेत और जागरूक बनाने के लिए, प्राकृतिक पर्यावरण और सार्वजनिक संसाधन की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए, भारत के सभी लोगों में समरसता एवं भ्रातृत्व की भावना उत्पन्न करने के लिए, गौरवशाली इतिहास के महत्व को समझने के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अवसर देने के लिए, स्त्रियों को सम्मानित
स्थान प्रदान करने के लिए, देश की रक्षा सेवा प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहने के लिए, ये सब मौलिक कर्तव्य मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करने का ये सब उद्देश्य है। क्षेत्रवाद मतलब क्षेत्र के प्रति विशेष आग्रह। जैसे महाराष्ट्र में कभी कभी आंदोलन होता है कि हिंदी भाषी भागो, या ठीक है, महाराष्ट्र में जो भी है उस पर अधिकार किसका होगा? मराठी का। समझ आई बात? ये क्षेत्रवाद हो गया। क्षेत्र के प्रति विशेष आग्रह रखना, विशेष लगाव रखने वाली विचारधारा क्षेत्रवाद। जातिवाद, जाति के प्रति विशेष आग्रह, विशेष लगाव रखने वाली विचारधारा क्या है? जातिवाद। संप्रदाय के प्रति विशेष आग्रह रखने वाली विचारधारा संप्रदायवाद। तो ये है। अब यहां पर है तो मूल कर्तव्य क्या है? देश और समाज के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है, और इनके पालन से क्या होगा? देश की अखंडता, देश की एकता सुरक्षित रहेगी, समाज मजबूत होगा, महिलाएं भी आगे बढ़ेगी, पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा। पर्यावरण संरक्षण जरूरी है ना? ठीक है, आज बैठे हैं सभी लोग दुबई में, COP28 चल रहा है पर्यावरण संरक्षण के लिए ना। हमारे यहाँ तो पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान मौलिक कर्तव्य में ही दे दिया गया। तो इसका महत्व क्या है? मौलिक कर्तव्यों का अगर पालन हो तो क्या होगा? देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता सुरक्षित रहेगी, देश को मजबूती मिलेगी, सामाजिक आर्थिक विकास होगा। क्योंकि प्रत्येक नागरिक अगर अपने कर्तव्य का पालन करने लगे, जैसे पूरे शहर को साफ करना हो तो कहा जाता है अगर सरकार नहीं भी कुछ करे तो भी साफ हो जाएगा, अगर केवल अपने आगे का साफ कर ले। नहीं सर, सरकार भी सामने आएगी ही, लेकिन केवल अपने आगे का बढ़िया से साफ रखे लोग तो ऐसे ही पूरा शहर साफ हो जाएगा ना। दिक्कत है। तो प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो नगर निगम कोई आके कचरा का एक बॉक्स रख दिया, इसमें डालिए, और मोहल्ले में 100 लोग हैं, 90 लोग डाल रहे हैं, 10 लोग बाहर डाल रहे हैं। 10 लोग क्या है? उनको कर्तव्य के प्रति जागरूकता नहीं है, बाकी लोगों के प्रति को है। तो ये मौलिक कर्तव्य का महत्व ये है। इसे मौलिक कर्तव्यों को का पालन करने से क्या होगा? देश और समाज को मजबूती मिलेगी, देश और समाज का सम्यक विकास सुनिश्चित होगा, पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा, और हमारा देश धीरे धीरे महाशक्ति के रूप में स्थापित होगा। विकसित महाशक्ति जो कहिए स्थापित होगा। ठीक है, कैसे कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री? भाइयों बहनों, अगर 125 करोड़ लोग ठान ले कि देश को स्वच्छ रखना है तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें स्वच्छ बनने से स्वच्छ रोक सके। भाषण देता था, भाषण आपको सुनाई पड़ता होगा सुबह सुबह उनका भाषण। तो 140 करोड़ लोग अगर अपने कर्तव्य का पालन करें तो कोई समस्या रहेगा? हमारे देश में दंगा फसाद होता है, क्यों? कभी अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। घोटाला होता है, क्यों? कर्तव्य भूल जाते हैं। स्त्रियों को के साथ दुराचार किया जाता है, क्यों? कर्तव्य भूल जाते हैं। जातिवाद होता है, ठीक है, निम्न जाति का उत्पीड़न होता है, क्यों? लोग भूल जाते हैं कर्तव्य। ये सबसे बड़ा देश है, राष्ट्र है, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित ये दुष्परिणाम सामने आते हैं, क्यों? कर्तव्य भूल जाते हैं। तो अगर सभी कर्तव्यों का पालन रहे तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। और जब कोई समस्या ही नहीं रहेगी, जैसे आपके शरीर में अगर रोग ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? स्वस्थ, सशक्त और काफी आगे बढ़ेंगे, तेजी से प्रगति होगी। तो मूल कर्तव्य का ये महत्व है। बाकी पॉइंट वाइज जिसमें दिया ही हुआ है PDF में। अब है मौलिक कर्तव्य की आलोचना, जो इस डायग्राम में नहीं है, फिर भी हम लोग चर्चा कर लें। मौलिक कर्तव्य की आलोचना क्या किया जाता है? कहा जाता है कि ये क्या है आलोचना? अभी लिखाया ना मैंने। पहला क्या है? अस्पष्टता, अस्पष्ट नहीं है। बहुत सारे अस्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट नहीं है यानी अस्पष्टता है। मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कोई एक अर्थ नहीं हो सकता है, अलग अलग लोग अपने नजरिए से अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। समरसता, समान भ्रातृत्व। समरसता, समान भ्रातृत्व किसी हिंदू को लगेगा कि खाली हिंदू के लिए कहा गया है, मुसलमान को लगेगा खाली मुसलमान के लिए कहा गया है, ठीक है। तो ये है। और समन्वित संस्कृति, ये क्लियरिटी नहीं है। क्या है? क्लियरिटी नहीं है। मतलब ये आलोचकों का कहना है, हम नहीं कह रहे, ये आलोचकों का कहना है कि इसमें अस्पष्टता है। अस्पष्टता का मतलब एक शब्द का एक अर्थ ना होना, अनेक अर्थ होना, ठीक है। अस्पष्ट का मतलब क्या होता है कि जो आप कह रहे हैं ना उसका एक अर्थ नहीं है, उसका क्या मीनिंग लगाए हम, कोई ठीक नहीं। अश्वत्थामा हतो
नरो व कुंजरो। सुने कहानी? अश्वत्थामा मारा गया। अब हाथी था या आदमी था हमको पता नहीं। तो अश्वत्थामा मारा गया, द्रोणाचार्य सुन लिए। और हाथी था या इंसान था पता नहीं, इस पर युधिष्ठिर बजा दिया शंख। द्रोणाचार्य दूसरा जो है पार्ट सेंटेंस का सुने ही नहीं, उनको लगा मेरा बेटा चला गया ऊपर, स्वयं भी उन्होंने प्राण त्याग दिया। नहीं कहानी सुने? ठीक, चलिए। अस्पष्टता दूसरा क्या है? दोहराव, जैसे मैंने बताया था, है ना? देश की रक्षा के बारे में 2-3 जगह दिया हुआ है, दोहराव हो गया। तीसरा, इसके पीछे न्यायिक शक्ति का अभाव है, न्यायालय में से प्रवर्तनीय। चौथा, सरलता का अभाव है, आम आदमी के समझ से बाहर है बहुत सारी चीजें। और न्यायिक शक्ति नहीं है, दंड व्यवस्था नहीं है, वही न्यायिक शक्ति नहीं है। और बहुत आलोचक कहते हैं कि इसमें और भी कर्तव्य का ये की चर्चा होनी चाहिए, जैसे मत देने का कर्तव्य, मतदान का। मत देना बहुत पवित्र कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि जब आप मत देते, वोट देते हैं, तो अपनी भागीदारी निभाते हैं। 140 करोड़ के किस्मत लिखने वाले प्रतिनिधि सभा के गठन में आपकी भागीदारी होती है। दिमाग समझिए इस बात को। आपको लगता है केवल वोट दे रहे हैं, वोट नहीं दे रहे हैं, पूरे देश की किस्मत लिखने जा रहे हैं। किससे? वोट से, अपने वोट से। इसलिए मत देना कहा जाता है बहुत ही पवित्र कर्तव्य है, इसका पालन करना चाहिए। नागरिक का बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य होना चाहिए, वोट देना है। अब इसके लिए सरकार कंपलसरी वोट के लिए ये क्या कहते हैं कानून बना है, ये तो देश का दुर्भाग्य है ना। क्यों? कंपलसरी वोटिंग मतलब अनिवार्य मतदान के लिए कानून बनाने की जरूरत क्या है? जागरूक नहीं है। हाँ, तो ये है पूर्णता नहीं है। कहते हैं कि, और आलोचक कहते हैं कि इसमें और भी मत की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, और भी कर्तव्यों की का उल्लेख होना चाहिए। जैसे मत देने का कर्तव्य, जैसे परिवार योजना का कर्तव्य, अपना परिवार बढ़ाए नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब है, कहा गया कि मौलिक कर्तव्य जो एक आदर्श की तरह है। ठीक है, इसको लागू कराना, ठीक है, इसको लागू कराने के लिए कोई प्रावधान संविधान में नहीं किया गया। ठीक है, लागू कराने के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया। ठीक, इस पर हम पीडीएफ दिए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लिखा हुआ है कि सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो मूल कर्तव्य को के उल्लंघन के नाम पर, या मूल कर्तव्य के उल्लंघन के नाम पर अगर सरकार कानून बनाती है तो ये प्रावधान नहीं है कि उसे न्यायपालिका असंवैधानिक घोषित कर देगी। समझ आई बात है? ऐसा मूल कर्तव्य वाले प्रावधान में नहीं है। ना तो ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है, कहा गया है मूल कर्तव्य वाले भाग में, यह नहीं कहा गया है कि यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। और यह भी नहीं कहा गया है कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। समझ आई बात? और मूल कर्तव्यों को लागू कराने के लिए कई कानून है, और कुछ ऐसे प्रावधान है मूल अधिकारों में जो मूल कर्तव्य को प्रभावी बनाने में सहायक है। हेलो, जैसे समानता का अधिकार, तो मूल कर्तव्य है ना, स्त्रियों के सम्मान, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ठीक है, तो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध की बात मतलब क्या? लैंगिक भेदभाव। मूल अधिकार में क्या है? समानता का अधिकार में लैंगिक भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का पालन किसमें है? मूल कर्तव्य में है। तो मान लीजिए मूल कर्तव्य को लागू कराने के लिए कोई प्रावधान नहीं, लेकिन अस्पृश्यता, छुआछूत क्या है? समरसता, समान भ्रातृत्व का उल्लंघन है ना। इसके लिए मूल अधिकार के बहाने कानून बनाया जा सकता है। बहुत सारे कानून भी बने हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगान का आप अनादर नहीं कर सकते। राष्ट्रीय प्रतीक अवमानना अधिनियम 1971 है ना। ये धर्म यदि संप्रदाय के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में है। तो मूल कर्तव्य के बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जिनका पालन करवाने के लिए मूल अधिकारों के बहाने कानून बनाया जा सकता है। बहुत सारे कानून बनाए भी गए हैं। ठीक है, बहुत सारे विधियां हैं, बहुत सारे नीतियां हैं सरकार के, जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं, है ना। घरेलू हिंसा विरोधी अधिनियम है, दहेज उत्पीड़न निषेध अधिनियम है, वगैरह वगैरह, विशाखा गाइडलाइन है, वगैरह वगैरह। तो मूल कर्तव्यों को कानून और क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के कई पहलू है, कई कानून भी बनाए गए हैं, कई है ऐसे जो मूल अधिकारों के बहाने कानून बने हैं, और कई नीतियां भी हैं। सबसे अच्छा ये होगा कि एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसमें देश के सभी नागरिक
मूल कर्तव्यों का पालन करने में अपने लिए गर्व का अनुभव करें। इसके लिए क्या करना होगा? जो समाज के जो श्रेष्ठ है शासन प्रशासन में, उनको मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं राष्ट्रगान बज रहा है, वहां जितने बुजुर्ग हैं खड़े हो जाए तो बाकी लोग भी अपने आप खड़े होंगे। अब उसमें 5 खड़े होंगे या जो मुख्य व्यक्ति है वो बैठे रहेंगे, तो बाकी लोग क्या कहेंगे? 5वें नाटक मत करो, बैठ जाओ। ऐसा ही होता है फिल्मों में, सिनेमा हॉल में होता है। लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, ठीक है, अब खड़े हो रहे हैं लोग, ठीक है। और जैसे 2021 में क्या किया गया, हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया ताकि लोग तिरंगा के प्रति समझ विकसित हो कि तिरंगा मात्र 3 रंग का कलर नहीं है, ये क्या है? 140 करोड़ लोगों के मान, पहचान, सम्मान, अभिमान का प्रतीक है। क्लियर है? ओके।